आज के इस बुलेटिन में हम अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में चल रहे कई बड़े बदलाव और विवाद को आसान और सरल तरीके से समझेंगे। हम जानेंगे कि आईस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट लोगों को कैसे डिटेंशन में रख रहा है, कोर्ट्स क्या कह रहे हैं, कितना खर्च होने वाला है, वीजा प्रोसेस में सोशल मीडिया वेटिंग का प्रपोजल क्या है, डिपोर्टेशन डील्स पर कितना खर्च हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस क्या है और एक इंडियन स्टूडेंट की दुखद मौत से हमें क्या सीख मिलती है। हम हर बात स्टेप बाय स्टेप आसान सी भाषा में समझाएंगे ताकि आपको सिर्फ खबर ना मिले बल्कि साफ समझ भी मिले कि रूल्स क्या है, इसका असर इंडियन फैमिलीज पर कैसे पड़ सकता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहला अपडेट है आइस डिटेंशन पर कोर्ट्स ने 4400 से ज्यादा बार कहा हिरासत गलत थी, फिर भी जारी। अमेरिका में आइस यानी इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट लगातार इमिग्रेंट्स को डिटेंशन में रख रहा है। पिछले महीने कोर्ट ने 4400 से ज्यादा मामलों में कहा कि डिटेंशन गलत तरीके से हुआ था, यानी लीगल प्रोसेस सही ढंग से फॉलो नहीं हुआ। इसके बावजूद कई मामलों में डिटेंशन जारी रहा। कोर्ट का कहना है कि जिन लोगों का इमिग्रेशन केस चल रहा है उन्हें बॉन्ड हियरिंग या सही सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, लेकिन कई जगह प्रोसेस सही ढंग से नहीं हो रहा। जजेस ने कई बार रिलीज ऑर्डर्स दिए पर रिस्पॉन्स स्लो रहा। इसी वजह से देश भर में 20,000 से ज्यादा हेबीज कॉर्पस याचिकाएं दाखिल हुई हैं, यानी लोग कोर्ट से कह रहे हैं कि उनकी डिटेंशन गलत है और उन्हें रिलीज किया जाए। आइस डिटेंशन पॉपुलेशन बढ़कर करीब 68,000 तक पहुंच गई है, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि एनफोर्समेंट तेज हुआ है लेकिन ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा। इंडियन कम्युनिटी के लिए इसका मतलब एकदम क्लियर है। अगर कभी इमिग्रेशन स्टेटस पर सवाल उठता है तो डर कर चुप ना रहें। लॉयर से बात करना, कोर्ट में चैलेंज करना, ये आपके लीगल राइट्स है। डिटेंशन फाइनल फैसला नहीं होता बल्कि लीगल प्रोसेस का हिस्सा होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका पेपर वर्क हमेशा अपडेटेड रहे। वीजा एक्सपायरेशन, एक्सटेंशन, रिपोर्टिंग या हियरिंग डेट्स सब सही समय पर रखें। कोई नोटिस आए तो उसे इग्नोर ना करें। जानकारी या प्रिपेयरनेस की कमी ही आगे कॉम्प्लिकेशंस बना सकती है। यही सबसे बड़ा बचाव है। दूसरा अपडेट है आइस डिटेंशन सेंटर्स पे $38.3 बिलियन खर्च का प्लान। आइस अब सिर्फ डिटेंशन चलाने तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि अपने डिटेंशन नेटवर्क को बड़ा करने की योजना पर काम कर रहा है। एक बड़ा प्लान सामने आया जिसमें लगभग $38.3 बिलियन खर्च करने की बात कही गई है। इस प्लान के तहत नई डिटेंशन फैसिलिटीज बनाना, एग्जिस्टिंग सेंटर्स को एक्सपैंड करना और कई हजार डिटेनीज के लिए कैपेसिटी तैयार करना शामिल है। इसका मकसद है इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ज्यादा लोगों को पकड़ सके, उन्हें जल्दी प्रोसेस कर सके और डिपोर्टेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ा सके। सीधे शब्दों में कहें तो इमिग्रेशन एनफोर्समेंट आगे भी रहेगा और डिटेंशन कैपेसिटी काफी बढ़ेगी। ये प्लान लीगल तरीके से एनफोर्समेंट को मजबूत करने जैसा बताया जा रहा है, लेकिन इसका ये भी मतलब हो सकता है कि यूएससीआईएस या कोर्ट्स के नियमों के हिसाब से लोगों को बॉन्ड हियरिंग या रिलीज का मौका मिलने की प्रोसेस कम हो सकती है। इंडियन कम्युनिटी को यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटेंशन केवल अरेस्ट नहीं है बल्कि लीगल प्रोसेस में उन्हें टेम्पररी होल्ड करना भी शामिल है और अब उसका नेटवर्क बड़ा किया जा रहा है। इसीलिए कंप्लायंस स्टेटस क्लियर रखना, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पूरा करना, इन सब चीजों पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी अपडेट की तरफ। वीजा एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया वेटिंग प्रपोजल क्या बदल सकता है। अब बात एक और बड़े मुद्दे की जो खासकर शॉर्ट टर्म विजिटर्स, टूरिस्ट, बिजनेस ट्रैवलर्स और इंडियन एप्लीकेंट्स को सीधे इंपैक्ट कर सकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा गया है कि फॉरेन विजिटर्स को पिछले 5 साल के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके ऑनलाइन बिहेवियर के बारे में डिटेल देनी पड़ सकती है। ये पॉलिसी वीजा वेवर प्रोग्राम के तहत आने वाले लोगों पर भी लागू हो सकती है, जहां लोग सामान्यतः ESTA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन के जरिए शॉर्ट विजिट के लिए अमेरिका आते हैं। ये प्रपोजल ट्रंप की एक अर्लियर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का फॉलोअप है जिसमें कहा गया था कि फॉरेन विजिटर्स की वेटिंग को और ज्यादा थोरो बनाया जाना चाहिए। इस नए सुझाव के मुताबिक अगर आप फैमिली विजिट, बिजनेस मीटिंग, वर्ल्ड कप जैसी इवेंट्स के लिए अमेरिका आना चाहते हैं तो पॉसिबल है कि आपको अपना सोशल मीडिया हिस्ट्री भी
देना पड़ सकता है। कुछ डेमोक्रेटिक सेनेटर्स का कहना है कि पॉलिसी पूरे डिजिटल जीवन को जांचने जैसा हो जाएगा, यानी हर विजिटर के पर्सनल ऑनलाइन लाइफ को जज करना। उनका कहना है कि इससे कई लोग अमेरिका आना ही छोड़ देंगे क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया प्राइवेसी खोते देखेंगे। ये प्रपोजल अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही वीजा ऑफिशियल्स कुछ केसेस में एप्लीकेंट से सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मांग चुके हैं, खासकर H1B एप्लीकेंट्स के लिए। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब ये हो सकता है कि आपका ऑनलाइन बिहेवियर भी वीजा प्रोसेस में देखा जा सकता है, और अगर आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी एप्लीकेशन से मैच नहीं करता या उसमें कुछ इश्यूज दिखते हैं तो वीजा डिसीजन पर असर पड़ सकता है। नॉर्मल सी बात, जो डिबेट्स या ओल्ड कमेंट्स भी अलग तरीके से देखे जा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस को क्लीन, प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल रखें। अगर आप सोशल मीडिया पर खुद को जिम्मेदारी से दिखाते हैं तो ये चीज आपके फेवर में भी काम कर सकती है। गलत जानकारी देना या प्रोफाइल्स हाइड करने की कोशिश करना कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आज की चौथी अपडेट की तरफ। DOJ का मुकदमा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक बड़ा लीगल केस है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि DOJ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप है कि हार्वर्ड ने एडमिशन से जुड़े रिकॉर्ड्स और डेटा DOJ को सही तरीके से नहीं दिए, जो कि एक फेडरल रिव्यू का हिस्सा थे। इस कहानी का बेस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा था कि रेस बेस्ड एडमिशंस पॉलिसीज सही नहीं है और उन्हें यूज नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद DOJ ने हार्वर्ड से पूछा कि क्या वो पॉलिसी को सही तरीके से फॉलो कर रहा है या नहीं। DOJ ने एडमिशंस रिकॉर्ड, स्टूडेंट लेवल डेटा और जो भी फैक्टर्स एडमिशंस में ऐड किए गए उनके रिकॉर्ड्स मांगे, लेकिन हार्वर्ड ने या तो उन डेटा नहीं शेयर किया या वही पुराना समरी डेटा दिया जो पहले से पब्लिक था। DOJ ने मुकदमे में कहा कि हार्वर्ड ने रिपीटेडली डेडलाइंस मिस किए, डेटा स्लो दिया और इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह कोऑपरेट नहीं किया। हार्वर्ड का कहना है कि उसने कोऑपरेशन किया है और वो नियमों का पालन कर रहा है। DOJ का कहना है कि मुकदमा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि सब कुछ मेरिट के हिसाब से है और साफ तरीके से हो रहा है। यह मामला दिखाता है कि एजुकेशन और इमिग्रेशन पॉलिसीज का ओवरलैप कितना बड़ा है। अगर यूनिवर्सिटीज से डेटा ट्रांसपेरेंसी मांगी जा रही है तो इसका असर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वीजा अप्रूवल्स और एडमिशंस प्रोसेस अब रिकॉर्ड्स, पॉलिसी कंप्लायंस और डेटा एक्यूरेसी पर डिपेंड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज की पांचवी अपडेट की तरफ। डिपोर्टेशन डील्स पर खर्च। सेनेट रिपोर्ट के एक और बड़ा अपडेट ये है कि सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग $40 मिलियन यानी कि करीब 332 करोड़ रुपए खर्च किया है ताकि कुछ नॉन सिटीजन्स को थर्ड कंट्री डिपोर्टेशन डील्स के तहत ऐसे देशों को भेजा जा सके जिनसे उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 300 लोगों को ऐसे देशों में भेजा गया जैसे रवांडा, एल सल्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, एस्वातिनी, पलाओ, जिनसे उनका कोई सीधा रिलेशन नहीं था। इसका एवरेज खर्च लगभग पर पर्सन 1 करोड़ रुपए के आसपास है। कुछ केसेस तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव रहे, जैसे रवांडा में 60 डिपोर्टीज पर लगभग $1.1 मिलियन खर्च किए गए। सेनेट रिपोर्ट ने ये सवाल उठाया कि इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद डिपोर्टेड लोगों को उनके असली देशों तक सीधे क्यों नहीं भेजा गया। कई केसेस में डिपोर्टीज को कुछ ही महीनों में उनके होम कंट्री वापस भेज दिया गया। व्हाइट हाउस का कहना है कि पॉलिसी इलीगल इमिग्रेशन पर क्रैक डाउन करने के लिए जरूरी है और ये लॉफुल एनफोर्समेंट का हिस्सा है। इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या ट्रैवलर्स को ये समझना जरूरी है कि डिपोर्टेशन सिर्फ लीगल वायलेशन नहीं, ये एक लंबी प्रोसेस है जिसमें पॉलिसी डिसीजंस, थर्ड पार्टी डील्स और बहुत बड़ा खर्च जुड़ा हुआ है। अगर कोई गलत स्टेप लेता है तो डिपोर्टेशन लेंदी प्रोसेस, कॉस्ट और अनसर्टेनिटी से भरा हो सकता है। अब आइए चलते हैं आज की 6th रिपोर्ट की तरफ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टूडेंट की एक मौत हुई है यूएस में। हम आज आपको बताएंगे कि घटना जो है वो इंडियन फैमिलीज के लिए कितनी ज़्यादा इमोशनल और सीख देने वाली है। साकेत जो एक इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में पढ़ाई कर रहे थे, कुछ दिनों पहले मिसिंग हो गए थे और अब उनकी मृतदेह कंफर्म हो गई है। यूएस कॉन्सुलेट ने इस बात की पुष्टि की है। साकेत ने पिछली डिग्री इंडिया से ही ली थी और आगे की पढ़ाई के लिए बर्कली आ गए थे। कुछ दिनों पहले जब वो मिसिंग हुए तो उनके दोस्तों और परिवार वालों ने चिंता जताई थी। लोकल अथॉरिटीज ने भी सर्च वर्क किया और अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है कि उनकी डेथ हो चुकी है।
इंडियन फैमिलीज के लिए घटना बहुत बड़ी चेतावनी है कि विदेश में रहकर पढ़ाई सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, ये मानसिक, इमोशनल और सोशल चैलेंजेस से भी भरी हो सकती है। अकेलापन, प्रेशर, कल्चर डिफरेंस या पर्सनल रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों की वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स को दुनिया के टफेस्ट एकेडमिक्स के साथ साथ ध्यान रखना चाहिए कि वो मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। अगर आपको कभी भी लोनलीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा लगे तो हेल्प ढूंढने से डरना नहीं चाहिए। अपने दोस्तों, प्रोफेसर्स, काउंसलर्स या फैमिली से बात करें। सपोर्ट लेना वीकनेस नहीं, ये स्ट्रेंथ का प्रतीक है। तो आई होप आज के जितने भी अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो उस बुलेटिन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसा ही बुलेटिन लेकर आएं तो हमें कॉमेंट्स में भी जरूर बताएं। ऐसे और भी बुलेटिन्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।